एपिसोड 58 में हम देखते हैं कि जहां नाना उस अजीब से कल्टिवेटर को देखती जा रही थी और उन्हें जानने को मिलता है कि शायद उन्हें गलतफहमी हो गई है क्योंकि यह लड़की माँ शाओटाओ नहीं हो सकती। दूसरी तरफ नाना ने युहाओ और काइटो को बता दिया था कि अब हम लोगों को होली सोल मास्टर के साथ जाकर मिलना होगा। वही मास्टर है जो कि इस होली सेक्ट है इवल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं। जो सुनकर काइटो तो उन दोनों से अलग हो गया था क्योंकि वो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उड़ाने के लिए चारों तरफ बॉम्ब्स फैलाना चाहता है। दूसरी तरफ युहाओ नाना के शैडो बनकर उसकी मदद करते उसके साथ रवाना हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग चलते चलते एक अजीब से हॉल में पहुंच गए जहां पर वही दोनों होली सोल मास्टर कई सारे इंसानों की बलि देती हुए उनकी सोल को अपना गुलाम बना रहे थे। वो जिंदगी भर उनसे अपना काम करवा सके। इन सोल को कैप्चर करते हुए मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर फील कर रहा हूँ और उसको खुश होता हुआ देखकर कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स युहाओ को बताता है कि यह आदमी बेसिक फॉर्म नेक्रोमैंटिक मैजिक का यूज़ कर रहा है जहाँ पर यह सोल को अपना स्लेव बनाएगा। केवल डेविल सोल मास्टर का ग्रुप ही इसकी नकल करता है लेकिन इसका अर्थ नहीं समझता। कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स कहता है कि युहाओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम इसका अच्छे से यूज़ कर सको। बाहर की तरफ नाना धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए वहां पर मौजूद एल्डर के सामने झुकते उन्हें ग्रीट करती है जहां पर हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर नाना से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की सोल से मुलाकात करनी है। जिस पर और नाना कहती है कि हाँ आप बिल्कुल सही समझे। इसलिए हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर ने नाना को इस बात की इजाज़त दे दी थी जिसकी वजह से नाना फर्स्ट एल्डर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन सेकंड एल्डर को यहाँ अचानक की नाना पर शक हो जाती है और वो उसे रुकने के लिए बोलता है। नाना तो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि सेकंड एल्डर नाना को सुनते हुए कहता है कि मैं तुम पर किसी और का ऑरा महसूस कर पा रहा हूँ। ये कहते हुए इससे पहले कि सेकंड एल्डर नाना पर अटैक कर पाता तभी अचानक युहाओ शैडो से बाहर निकलते हुए फौरन उसे हाथ से पकड़ लेता है जिसकी वजह से नाना उस अटैक से बच गई थी जबकि वो ईविल एल्डर भी साथ पीछे की तरफ जंप कर चुका। अब एक तरफ नाना और युहाओ है जबकि दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर थे नाना की इस गद्दारी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जबकि युहाओ ने भी तभी अचानक अपने सोल अटैक स्किल का यूज़ करते हुए सेकंड एल्डर पर अटैक कर दिया जिस अटैक का असर तो उस सेकंड एल्डर पर ज़रा सा भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ सेकंड एल्डर ने अपने हाथों को लंबा करते हुए फौरन से युहाओ और नाना पर अटैक कर दिया था। हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर ने भी अपनी फीस्ट ऑफ 1000 सोल्स का यूज़ करते हुए डेथ आर्मी को समन करता है। युहाओ तो डेथ की आर्मी को आसानी के साथ निपटा ही रहा था पर अचानक सेकंड एल्डर अपनी सोल गैदरिंग टेक्निक का यूज़ करता है, अपनी बॉडी की साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेता है जो खुद भी तेज़ी के साथ युहाओ पर हमला करने की कोशिश करता है। उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था इसलिए युहाओ उसके सामने टिक नहीं पा रहा, वो पीछे की तरफ जंप करते हुए साइड हट गया जबकि साथ ही साथ युहाओ देखता है कि उसने अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ का यूज़ करते हुए जितने भी डेथ के आर्मीज़ को नीचे की तरफ गिराया था वो दोबारा से खड़े हो रहे हैं, यानी कि उसके वेपन भी यहाँ कोई असर नहीं कर रहे थे। इसलिए युहाओ ने फैसला किया कि वो इलेक्ट्रोलेक्स की पावर का यूज़ करेगा। पावर जैसे ही युहाओ ने एक्टिवेट की तभी अचानक दूसरी तरफ से सेकंड एल्डर तेजी के साथ युहाओ की तरफ ही बढ़ रहा था ताकि वो उस पर अटैक कर सके, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि युहाओ की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। युहाओ यहाँ पर अचानक से अपनी आंखें ओपन करते हुए कहता है कि अपनी सोल मुझे दे दो, जिसकी वजह से सेकंड एल्डर तो एक सोल कैप्चरिंग टेक्निक में फंस चुका था। सेकंड एल्डर की सोल को भी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर चुका, जो देखकर फर्स्ट एल्डर तो तेजी के साथ सेकंड एल्डर का नाम चिल्लाते हैं। वो अपने साथी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर गुस्से से पागल हो गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। फर्स्ट एल्डर ने 1000 सोल आर्मी टेक्निक का यूज़ करता है। युहाओ कहता है फिर तो हमें इनको इस तकलीफ से आज़ाद करना ही होगा। जो कहते ही साथ ही युहाओ ने मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को समन कर लिया था जो कि काफ़ी कूल एंट्री लेता है। उसके एक हाथ में स्पीयर था जबकि दूसरे हाथ में स्वॉर्ड और वो अपने सामने मौजूद फर्स्ट एल्डर से कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। फर्स्ट एल्डर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसलिए वो अपने इविल सोल का यूज़ करते हुए युहाओ पर अटैक करने की कोशिश करता है पर युहाओ की बॉडी पर इस वक्त मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स का कंट्रोल था। मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स ने फर्स्ट एल्डर को प्यूरिफाई करने लगता है। फर्स्ट एल्डर कहता है कि तुम हो कौन, क्या तुम कोई इंसान हो या फिर कोई गॉड, ये कैसे हो सकता है, मुझे कोई कैसे हरा सकता है। नाना युहाओ की ये पावर देखकर हका बका रह गई थी जबकि युहाओ धीरे धीरे वापस से ज़मीन पर आकर खड़ा हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर की बॉडी अभी भी जल रही है। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, इस तरह से तो मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
दूसरी तरफ युहाओ उससे सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ होली सोल सेक्ट का मेन ब्रांच कहाँ पर है, जिस पर हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर तो युहाओ को कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि उल्टा वो मरना पसंद करता है। वो मरने से पहले कहता है कि होली एम्परर यकीनन इस कॉन्टिनेंट पर राज करेगा, जो कहता है, साथ ही वो भी मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ ने वहाँ पर जितने भी ईवल सोल को प्यूरिफाई किया था, साथ ही साथ वो युहाओ का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे, क्योंकि युहाओ की वजह से ही अब वो आज़ाद है और वो दोबारा से री इनकारनेट हो पाएंगे। नाना, जो कि युहाओ के पास खड़ी थी, वो चारों तरफ बेचैनी से देख रही थी। युहाओ भी उसकी बेचैनी समझ गया, इसलिए वो नाना से कहता है कि जाओ और अपने पेरेंट्स की तलाश करो। जो सुनकर नाना भागते हुए अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वहाँ से रवाना हो गई। तलाश के दौरान नाना देखती है कि उसी के पेरेंट्स थे, जिन्हें देखकर तो वो बहुत इमोशनल हो गए और वो भागते भागते फ़ौरन उनके गले लग जाती है। यहाँ में नाना की मदर कहती है कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, ये सारी मेरी गलती है, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए। जबकि दूसरी तरफ नाना का फादर उससे कहता है कि बेटी अब तुम्हें जिंदा रहना होगा और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना। यहाँ पर ये इमोशनल सीन चल रहा था। दूसरी तरफ काइटो को देखते हैं, जो कि चारों तरफ इस बिल्डिंग में बॉम्ब्स को फैलाता जा रहा था, ताकि वो एक ही धमाके के साथ इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा सके। और नाना के पेरेंट्स के भी जाने का वक्त आ चुका था, जो कि जाते जाते नाना से कहते हैं कि बेटी याद रखना, हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। इन लोगों को अलविदा करता हुआ देखकर युहाओ भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, पर वो साथ ही साथ खुश भी था कि आखिरकार नाना अपने पेरेंट्स की सोल को आज़ाद करवा पाई। जिसके बाद युहाओ ने भी चारों तरफ बिल्डिंग में बॉम्ब्स फैलाना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये तीनों बिल्डिंग से बाहर आ चुके थे और बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। युहाओ अपने मन में कह रहा था कि आखिरकार मैंने ईवल ऑर्गेनाइजेशन के एक ब्रांच को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया। दूसरी तरफ नाना तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और वो साथ ही साथ युहाओ के सामने झुकते हुए कहती है कि युहाओ, तुम काफ़ी अच्छे हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम नहीं जानते कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर युहाओ उसे खड़ा करते हुए कहता है कि नहीं, इस तरह की बातें मत करो, बल्कि तुम एक आज़ाद इंसान हो, तुम्हारी ज़िंदगी पर सिर्फ तुम्हारा ही हक होना चाहिए। नाना युहाओ की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है, लेकिन अब मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं अपने पेरेंट्स की सोल को आज़ाद करवाना चाहती थी, जो कि हो चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं आगे क्या करूंगी। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि बेशक हमने इस ईवल ऑर्गेनाइजेशन के एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये ईवल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी सही सलामत कहीं पर मौजूद है, हमें इसके मेन ब्रांच को भी डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये लोग यूं ही इस दुनिया में बुराई को फैलाते रहेंगे। हम लोगों की ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ ये सब कहते हुए युहाओ को बीबी के लेटर के बारे में याद आ जाता है। बीबी ने युहाओ से कहा था कि श्रेक एकेडमी ने एक बार फिर से मेरी मदद की है, ताकि मैं टैंक सेक्ट को दोबारा से क्रिएट कर सकूं। वो लोग मुझे हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों के पास लोगों की कमी है, हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम लोग एक बार फिर से टैंक सेक्ट को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। युहाओ ये बातें याद करते हुए नाना से कहता है कि मेरा एक बड़ा भाई है बीबी, जो कि टैंक सेक्ट को दोबारा से रीबिल्ड कर रहा है। अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं तो तुम वहाँ पर जा सकती हो, और अगर तुमने हमारे टैंक सेक्ट को ज्वाइन कर लिया तो तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा होगी, जिसके बाद हमारे सेक्ट का हर एक मेंबर अपनी जान को दाव पर लगाते हुए तुम्हारी हिफाजत करेगा। नाना युहाओ की ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ खुश भी हो गई। नाना ने तो खुशी खुशी युहाओ के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ युहाओ अपने मन में सोचता है कि मेरे पास अभी भी वो स्टार सफ़ायर है, जिसके अंदर मैंने सोल गाइडिंग रोबोट को रखा था, और मुझे उसे जल्द से जल्द श्रेक एकेडमी की तरफ लेकर जाना होगा। नाना काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंसान है और अब मैं उस पर भरोसा भी करता हूँ, तो क्यों ना मैं ये स्टार सफ़ायर नाना को दे दूँ, ताकि वो इसे श्रेक एकेडमी तक पहुँचा दे। सब सोचते हुए युहाओ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो स्टार सफ़ायर को बाहर निकालते हुए नाना के हवाले करके कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें इसकी अपनी जान से भी बढ़कर हिफाजत करनी होगी, और हो सके तो इसे जल्द से जल्द श्रेक एकेडमी में मेरी मास्टर तक पहुंचा देना। दूसरी तरफ नाना भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो चुकी थी। नाना स्टार सफ़ायर को लेकर वहां से तेजी के साथ श्रेक एकेडमी की तरफ रवाना हो जाती है। युहाओ नाना को जाता हुआ देखकर काइटो से कहता है कि नाना अब रियू एम्पायर से जा चुकी है और नाना के अचानक गायब हो जाने की वजह से एकेडमी को उस पर शक होगा,
और इसी वजह से हो सकता है कि बॉर्डर को वो लोग क्लोज करवा दे, जो कि रिस्क हम नहीं ले सकते। इसलिए हम देखते हैं कि युहाओ ने यहाँ पर अपनी सिमुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए खुद को नाना में कन्वर्ट कर दिया, जबकि दूसरी तरफ काइटो को भी अपने शैडो में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा करने के बाद युहाओ नाना के रूप में ही वापस अकेडमी आ चुका था और अगले कुछ हफ्तों तक युहाओ इसी रूप में रहा, जिसके बाद जब युहाओ को लगा कि नाना बॉर्डर को पार कर चुकी होगी तो दोबारा से वह अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस शुरू कर चुका और सोल गाइडिंग टूल्स को सीखते सीखते अगले 6 महीने उसने लगातार यूं ही गुजार दिए। नेक्स्ट सीन में नाना भी सोल गाइडिंग ट्रेन का यूज़ करते हुए श्रेक अकेडमी पहुंच चुकी थी, जहां पर उसकी मुलाकात वैंग डोंग से भी हो जाती है, लेकिन वैंग डोंग को नहीं पहचानती। पर दूसरी तरफ उसने यहाँ युहाओ को लेटर ज़रूर लिख दिया था, जिसमें वो युहाओ को बताती है कि युहाओ, तुमने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी थी वो मैंने बिल्कुल अच्छे से निभाई। मैंने वो स्टार सफ़ायर मास्टर शान के हवाले कर दिया, जबकि साथ ही मैं अब बीबी के साथ रह रही हूँ और टैंक सेक्ट की जिम्मेदारियों को निभाने में उसकी मदद कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू मुझे एक नई फैमिली देने के लिए। युहाओ भी उसका लेटर पढ़कर काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया। वैंग डोंग, मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा हूँ। ये कहते हुए वैंग डोंग की तस्वीर की तरफ भी देखता है, क्योंकि पूरे 2 साल गुजर गए और इन 2 सालों में अभी तक युहाओ ने वैंग डोंग को नहीं देखा। इसके 1 महीने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि रियू अकेडमी में मौजूद हर एक डिसाइपल्स को वेकेशंस हो गई, इसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन युहाओ अभी भी अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करते हुए मेहनत कर रहा था। तभी अचानक वहां पर काइटो आ जाता है, जो कि युहाओ से कह रहा था कि युहाओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मैं पहले से ही जानता हूं कि नाना श्रेक अकेडमी पहुंच चुकी है, जबकि साथ ही साथ टैंक सेक्ट का काम भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। काइटो युहाओ की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मेरी यह खुशखबरी नहीं थी, बल्कि मेरे पास इससे भी बड़ी खुशखबरी है। जो सुनकर युहाओ सवाल करते हुए पूछता है कि कहीं तुम्हें होली सोल सेक्ट के बारे में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। जिस पर काइटो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, गलत अंदाजा, दोबारा कोशिश करो। युहाओ हार मानते हुए कहता है कि अरे यार, मुझे परेशान करना बंद करो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ? युहाओ का ये कहना ही था कि तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रहा था कि क्या ये काम इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं उसके सामने कुछ नहीं। जो आवाज़ सुनकर तो युहाओ के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी और वो पलटकर देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वैंग डोंग है। वैंग डोंग को इतने अरसे बाद देखकर तो युहाओ से रहा नहीं जाता और वो तेजी के साथ जाते हुए फ़ौरन उसे गले लगाकर गोल गोल घुमाना शुरू कर चुका। लेकिन वैंग डोंग को छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो युहाओ के सर पर मारते हुए कहता है कि बदतमीज इंसान। साथ ही साथ वो युहाओ को बताता है कि मुझे मालूम हो चुका था कि अकेडमी में छुट्टी हो चुकी है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए खुद यहाँ पर चला आया। जो सुनकर युहाओ खुश होते हुए कहता है कि तुम वाकई में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया। जिस पर वैंग डोंग युहाओ से कहता है कि मैं लेवल 60 पर पहुँच चुका हूँ और मुझे एक सोल रिंग की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो एक सोल बीस्ट का शिकार करने के लिए। जो सुनकर तो युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मुझे जहाँ लेकर जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। काइटो को तो युहाओ की बातें सुनकर हंसी आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ वैंग डोंग बेड पर बैठते हुए युहाओ से कहता है, फिर तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, क्योंकि मुझे अपने लिए एक सूटेबल सोल बीस्ट चाहिए, जो कि मेरे घर के इलाके में ही मिलेगा। युहाओ उसकी बात सुनकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारा घर? जिस पर वैंग डोंग मुस्कुराता है। वैंग डोंग और युहाओ दोनों ही फ्लाइंग विंग्स का यूज़ करते हुए घर की तरफ रवाना हो गए, जहां रास्ते में चलते हुए युहाओ वैंग डोंग से कह रहा था कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम्हारा कोई घर भी है। जिस पर वैंग डोंग जवाब देते हुए कहता है कि अजीब बातें करना बंद करो, मेरा एक घर भी है और वहाँ पर मेरी एक बहन भी है, जो कि मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर तो युहाओ फ़ौरन से वैंग डोंग के पास आकर कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारी एक बहन भी है? आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे कितने सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में मुझे मालूम ही नहीं? साथ ही साथ वो यहाँ पर वैंग डोंग की बहन के बारे में सोच रहा था। युहाओ यहाँ ठरकियों की तरह सोचते हुए कहता है कि लास्ट टाइम जब वैंग डोंग और मैंने फ्यूजन स्किल का यूज़ किया था तो हमें गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई देखने को मिली। मुझे लगता है कि वैंग डोंग की बहन भी बिल्कुल ऐसी ही खूबसूरत होगी। कि युहाओ ये सब सोच ही रहा था, जबकि वैंग डोंग को समझ आ गया, इसलिए वो युहाओ के सर पर मारते हुए कहता है कि थर की इंसान, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि आखिर तुम्हारी बहन कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी।
युहाओ की ये बातें सुनकर वैंग डोंग भी ब्लश करते हुए अपने मन में सोचता है कि एक ना एक दिन तुम उसे जरूर देखोगे। इसके बाद युहाओ और वैंग डोंग अभी घर की तरफ दोबारा बढ़ने ही वाले थे, पर तभी अचानक युहाओ को सोल गाइडिंग कैनन की आवाज़ें सुनाई दी, जो सुनकर तो ये दोनों ही हैरान हो चुके थे और धीरे धीरे ये लोग उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। युहाओ तो दूर से ही अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से देख पा रहा था कि सामने की तरफ दो ग्रुप्स में वॉर हो रही है, जिनमें से एक ग्रुप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और दूसरे ग्रुप में कम से कम 1 लाख वॉरियर है, जबकि वो छोटा ग्रुप अपनी जान बचाते हुए वहां से सोल गाइडिंग वेपन का यूज़ करके पीछे की तरफ हटते हुए भाग रहा था। वैंग डोंग युहाओ की ये सारी बातें सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम इतनी दूर से ये सब कैसे बता सकते हो, जिस पर युहाओ ने जवाब दिया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे पास आई ऑफ डेस्टिनी है। अचानक से युहाओ ने वैंग डोंग का हाथ पकड़ लिया और वो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को उसके साथ शेयर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब वैंग डोंग भी देख पा रहा था कि सामने क्या चल रहा है। ये वॉर का मंजर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, पर यहाँ युहाओ को देखने को मिलता है कि वो छोटा ग्रुप किसी और का नहीं बल्कि मिस जूजी का है, जिस पर वैंग डोंग सवाल करते हुए पूछता है कि क्या मिस जूजी तुम्हारी दोस्त है। युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि एक बार मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड था, तब इस लड़की ने मेरी जान बचाई थी और मुझे लगता है कि अब उसके एहसान चुकाने का वक्त आ गया, हमें इस लड़की की मदद करनी होगी। जो कहते साथ ही युहाओ वैंग डोंग को लेकर तेजी के साथ वॉर के बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त वॉर के बैटलफील्ड में दो आर्मीज थे, जिनमें से एक ग्रुप ब्लू कलर के वेपन्स यूज़ कर रहे थे, जिनके पास रेड कलर के यूनिफॉर्म होंगे, वही मिस जूजी के ग्रुप है। मिस जूजी का ग्रुप तो यहाँ साफ साफ हारता हुआ दिखाई दे रहा था। मिस जूजी परेशान होते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता, हम सब लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तभी अचानक उसे आसमान में दो वॉरियर दिखाई दिए, जो कि तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिनमें से एक तो युहाओ था। मिस जूजी देखकर हैरान होते हुए कहती है कि क्या मैं पागल हो रही हूँ, आखिर युहाओ यहाँ पर अचानक कहाँ से आ गया। दूसरी तरफ युहाओ अपनी आइस एबिलिटी का यूज़ करता है, जबकि वैंग डोंग भी अपने विंग्स ब्लेड्स का यूज़ करते हुए कई सारे सोल्जर्स को बीच में से काट देता है। जबकि वहीं पर मौजूद युहाओ भी अपने सोल गाइडिंग वेपन एक्टिवेट करते हुए आर्मीज के साथ फाइट करता है। साथ ही साथ वो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर चुका। मिस जूजी सोल डिटेक्शन टेक्निक की वजह से अपने आसपास का सारा माहौल देख पा रही थी, इसलिए एक बार फिर से वो घोड़े पर सवार होते हुए हिम्मत करके अपनी आर्मीज को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर देती है। युहाओ भी इन लोगों की साउथ की तरफ जाने में मदद कर रहा था, क्योंकि अब इन लोगों को जीत की थोड़ी सी उम्मीद मिल चुकी थी। साथ ही साथ युहाओ हवा में उड़ते हुए मिस जूजी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये वॉर कैसे शुरू हुई, जिस पर मिस जूजी जवाब देते हुए बोलती है कि ये ड्यूक ह्योवेंग की आर्मीज है, जो कि हमारे क्राउन प्रिंस के खिलाफ बगावत करते हुए हमारे एम्पायर पर कब्जा करना चाहती थी। हमें इन लोगों के इस हमले के बारे में अंदाजा नहीं था, इन लोगों ने अचानक से हम पर अटैक कर दिया और हम इसके लिए तैयार नहीं थे। जो सुनकर युहाओ सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर दुश्मन की ताकत क्या है, जिस पर मिस जूजी जवाब देते हुए कहती है कि दुश्मन के पास हजारों की तादाद में एक बड़ी फौज है, साथ ही साथ इन लोगों के पास 80 से अधिक 4th लेवल के सोल गाइडिंग मास्टर्स हैं, जिनसे निपटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। युहाओ मिस जूजी की बातें सुनने के बाद तेजी के साथ वैंग डोंग के पास आते हुए कहता है, यह मेरी एबिलिटीज को परखने का एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। और ये दोनों तेजी के साथ वॉर के बैटलफील्ड में आ गए, जहां पर हम देखते हैं कि युहाओ ने तो 6th लेवल के मल्टीपल सोल गाइडिंग कैनन एक्टिवेट कर लिए थे, जिससे वह अपने सामने मौजूद आर्मीज का सफाया करता जा रहा था। वैंग डोंग भी उसका साथ दे रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ अचानक मिस जूजी और उसके साथियों को चाओ यांग दिख गया, जिसे देखकर वो लोग परेशान होते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जनरल चाओ यांग खुद अपनी आर्मीज को लीड करते हुए यहाँ पर आ चुका है। देखते हैं कि जनरल चाओ यांग कहता है कि क्राउन प्रिंस की फियोंसी को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाएगा, उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। और इसी लालच में वो आर्मीज तेजी के साथ में मिस जूजी की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ पर वैंग डोंग युहाओ के पास आते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्राउन प्रिंस से क्या लेना देना है, आखिर हम उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मेरा उसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस सिर्फ उसका एहसान चुका रहा हूँ। और वो जानती थी कि जनरल चाओ यान जानबूझकर मुझे जिंदा पकड़वा चाहता है, ताकि वो एम्पायर के साथ नेगोशिएट कर सके। लेकिन मिस जूजी कभी भी जनरल चाओ यान को इस मकसद में कामयाब होने नहीं देगी। वो बेशक अपनी जान तो दे सकती है, लेकिन वो गुलाम नहीं बनेगी। और मिस जूजी की इसी सोच के साथ हमारा ये एपिसोड 58 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।